नमस्कार साथियों, मैं प्रसून कुमार हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि देश की बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में से एक है, उन्होंने अपना पीएचडी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2025-26 के लिए एडमिशन्स के लिए वो जारी कर दिया है। मैं जेआरएफ होल्डर हूं और यहीं से पीएचडी भी कर रहा हूं, इसलिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं जिससे आप जान सकें कि किस प्रकार यहाँ पे एडमिशन्स होंगे, क्या रिसर्च प्रपोजल्स होंगे। मतलब कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी जो भी एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए इस एडमिशन के लिए, और आप किस प्रकार बीएचयू में पीएचडी पा सकते हैं। मैं वो सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो कृपया अंतिम तक इस वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले जो मोड्स ऑफ एडमिशन है इस बार, वो दो माध्यम से, प्रमुखतः दो माध्यम से बीएचयू लेगा। एक है जेआरएफ मोड और दूसरा है नेट मोड। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है। जैसा कि अगर आप मेरे हाथ में अभी पीएचडी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप भी bhuonline.com पे जाके इसको क्या कहता है .in पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि दो तरह के सीट्स एलोकेट हुए हैं सबको, एक जेआरएफ की सीट्स है, एक नेट की सीट है। तो ये है क्या? तो जेआरएफ के मोड में आप दोनों मोड में, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अगर कोई जेआरएफ है तो दोनों मोड में अप्लाई कर सकता है। क्या है ये बताता हूँ। जो जेआरएफ मोड है वो पहले यहाँ पे रेट एग्जेम्प्टेड के नाम से जाना जाता था, यानी कि वो 100% इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट होते थे वो बच्चे, जो भी जेआरएफ है, और जितने सारे जेआरएफ है वो सब बच्चों को बुलाया जाता था। दूसरा जो मोड है नेट, उसमें जो यूजीसी की जो पीएचडी की नई नियम आई है, जिसमें 3 कैटेगरी बेसिकली बनाए गए हैं। एक है जेआरएफ, दूसरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं यानी नेट के लिए, और तीसरा पीएचडी वनली के लिए। तो ये जो मोड है दूसरा नेट वाले मोड, उनसे इन तीनों बच्चों का मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो बीएचयू ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। वो ऐसा है कि जितने जेआरएफ वाले बच्चे हैं, किसको किसको कॉल लेटर जाएगा ये मैं बता देता हूँ कि जितने जेआरएफ वाले बच्चे हैं, अगर 2 भी सीट है और 100 बच्चे जेआरएफ के अगर अप्लाई किया तो सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जेआरएफ वाले में सारे जेआरएफ इंटरव्यू देंगे। लेकिन नेट वाले में, जो नेट वाला मोड है, उसमें कौन कौन, तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ वाले भी कर सकते हैं, नेट वाले भी कर सकते हैं, पीएचडी वनली वाले भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी सीट जो इन्फॉर्म्ड हुई है कि इतनी वैकेंसी है, मान लीजिए अगर 10 वैकेंसी पता चली है कि किसी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, मान लीजिए पता चलती है कि 15 सीट है या 10 सीट है, ठीक है, तो पर सीट पे 10 मल्टीपल्स बच्चे को बुलाया जाएगा, यानी 15 है तो 150 बच्चे को। इस प्रकार इन्होंने इस बार का ये किया है। एक ट्विस्ट इस बार ये है, और ये बहुत मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा भी है, जो कि शायद जो ये एडमिशन प्रोसेस है इसमें फेयरनेस को लाएगा। वो है कि इस बार परसेंटाइल के आधार पर यानी कि सारे बच्चों को मार्क्स बताया जाएगा। पहले ये नहीं होता था जनरली, यानी जो भी बच्चे इंटरव्यू देंगे उन सारे बच्चों के पास एक परसेंटाइल के रूप में मार्क्स होगा। वो परसेंटाइल क्या होता है, जिसमें इन्होंने बताया भी है कि परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। आप अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाते हैं तो उन्होंने इसमें बताया है कि जैसे देखिए पी, इन्होंने एक जो लिखा है, परसेंटाइल बराबर क्या है, m/n × 100, यानी कि यहाँ पे n जो है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे और m आपका वो स्थान होगा जितना, यानी कि मान लीजिए कि 10 बच्चे ने दिया है, ठीक है, और आपका जो स्कोर है उस स्कोर के बराबर 8 बच्चे हैं या उससे कम 8 बच्चे हैं, तो 8/10 × 100 ये जो आपका परसेंटाइल स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो इस परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा और उसी मेरिट के आधार पे क्या कहता है एडमिशन्स होंगे। एक और भी इसमें बहुत खास बात है कि पहले जो वैकेंसी, बहुत लोग ऐसे होते थे जैसे एडमिशन्स हुआ तो फिर चले जाते थे, तो वैकेंसी छूट जाती थी। इस बार इन्होंने सीट एलोकेशंस रूल में ये बनाया है कि दूसरी बार भी ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे अगर सीट्स वैकेंसी हो जाती है। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि ये दूसरी बार जो है 12 फरवरी 2026 से ये कॉल करेंगे। जनवरी में पहला इंटरव्यू होगा, फॉर्म वगैरह, कॉल लेटर वगैरह इसी महीने सब कुछ, जो भी डेडलाइन आप देख सकते हैं बुलेटिन पे, इसी महीने में सब कुछ कंक्लूड कर लेंगे और जनवरी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, एडमिशन भी जनवरी में हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई वैकेंसी होती है तो सेकेंड साइकिल ऑफ एडमिशन जो है वो 12 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन मौका है ऐसे ग्रेट इंस्टीट्यूशन में। अभी भी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कैंपस है बीएचयू। तो और आप जानते हैं कि टॉप 5 में, टॉप 10 में हमेशा रहने वाला ये इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ से पीएचडी करना बहुत वर्थ इट है।
तो मैं ये भी बताऊंगा। अब बात रही कि जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ और भी जो लोग ह्यूमैनिटीज से या अदर सब्जेक्ट से आते हैं, तो उनके लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम में। देखिए, अगर आप जेआरएफ हैं तो आप पूरी तैयारी अपने रिसर्च प्रपोजल पे बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि जेआरएफ की जैसे कि अभी भी मैं सीट्स देख रहा हूँ तो जेआरएफ की थोड़ी सीट्स कम है, नेट के थ्रू सीट्स कम है, तो जेआरएफ वाले को डबल चांस मिलेगा इंटरव्यू देने का। ठीक है, अगर वो नेट मोड से भी अप्लाई करते हैं, जेआरएफ मोड से भी अप्लाई करते हैं, तो वो 2 इंटरव्यू दे सकेंगे अगर वो शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीएचयू में रिसर्च प्रपोजल होता है। आप रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि आप 5 मिनट 10 मिनट में खुद को कितना प्रूव कर पाएंगे। बस उसी प्रपोजल के माध्यम से आप बता पाते हैं कि आपकी रिसर्च में क्या रुचि है, प्रोफेसर्स को क्यों आपको रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है, मेरिट है आपके पास, लेकिन 2 सीट है तो उसमें मिनिमम 100 जेआरएफ आएंगे, तो 98 ऐसे जेआरएफ होंगे जिनका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप उस 2 में बस रिसर्च प्रपोजल के दम पर हाउ 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 ब्यूटीफुली यू डिफेंड, कैसे क्वेश्चंस को आप डिफेंड करते हैं, कैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बातों को कि हाँ मेरा जो रिसर्च है वो सच मायने में बहुत अच्छा होने वाला है, आपने अच्छी लिटरेचर रिव्यू की है। तो इसी पे बेसिकली बीएचयू में डिस्कशंस होते हैं इंटरव्यू कमेटी में। तो पहले यहाँ पे आपके प्रपोजल्स भी नहीं लिए जाते हैं, आप जस्ट प्रपोजल लेके उसी टाइम आते हैं, आपसे टॉपिक पूछा जाता है। जब आप टॉपिक बताते हैं तो उस टॉपिक से बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट किए जाते हैं आपके इंट्रोडक्शंस के बाद। तो आप अपने टॉपिक को इस प्रकार मीनिंगफुल रखिए, छोटा रखिए, जिससे उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सके जिसका आप अच्छे से आंसर कर सके। कुछ भी किसी के द्वारा बता देते हैं कि कोई कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे टॉपिक्स ले लो, तो इस बात से बिल्कुल परहेज करें। उन्हीं टॉपिक्स को लें जिन पे आपका कमांड हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टफ भी टॉपिक्स नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं लेना, मतलब जो इन जनरल टॉपिक्स हो जाती है उनको भी नहीं लेना चाहिए, और बहुत ऐसा भी टॉपिक नहीं लेना चाहिए जिसपे ना इंटरव्यू बोर्ड को आप कन्विंस कर सके ना आप खुद कन्विंस हो पाए। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी भी हो जाए, वहाँ इंटरव्यू कमेटी से थोड़ी सी कम ही इंटेलिजेंस होगी। तो आप उस स्तर पे अगर तैयारी करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन मौका है बीएचयू में पीएचडी एडमिशन पाने का। मैं भी यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, और मैं पर्सनली भी रिकमेंड करूँगा जितने लोग, बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं इसमें पिन कर देता हूँ, कमेंट में भी पिन रहेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, इंस्टाग्राम का भी मैंने अपना लिंक दे के रखा है। अगर आपको किसी भी तरह की इस बीच में दिक्कतें आती हैं तो आप निसंकोचवश बिना किसी हेजिटेशन के आप मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, अपने प्रपोजल भी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में बहुत काम करता है। आप इंटरव्यू कमेटी के सामने जब बैठते हैं और आप कितनी ब्यूटीफुली स्माइल के साथ उनसे बात करते हैं, कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं, ये सब बहुत पॉजिटिव फैक्टर होता है। और यकीन मानिए, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ आप इस पर काम करेंगे। पहला काम आप ये करिए कि अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करिए, यानी कि आप बहुत अच्छे से, क्योंकि सीट्स कम है, बहुत लोग आते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशन में से पीएचडी करना मतलब आपकी लाइफ को बदल देने जैसा है। ठीक है, तो स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू कमेटी में जाइए। अपने रिसर्च प्रपोजल पे बहुत अच्छी कमांड रखिए। क्या क्या उस पर बेसिकली होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके टॉपिक से ही आएगा। टॉपिक के बाद वो लोग ज़्यादा ये पूछना चाहेंगे कि क्या इसमें गैप क्या है, क्यों आपने ये टॉपिक लिया है। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो लिटरेचर रिव्यू होती है। उन्होंने ये पूछ देना है आपको कि अगर जैसे कि उन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो ये पूछ देना है कि आप क्या क्या क्लासिकल वर्क इस पे पढ़ के आए हैं, क्या थियरीज पढ़े हैं। ठीक है, फिर उस थियरी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। फिर ये पूछ सकते हैं कि आप ये रिसर्च तो करेंगे, आपकी क्या मेथोडोलॉजी होगी, आप क्वांटिटेटिव करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे, मिक्स्ड अप्रोच होगा, क्या करेंगे, और क्या लगता है कि वो फिजिबल होगा, वो संभव होगा। तो आप इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान रखें कि आपकी जो मेथोडोलॉजी है क्या वो फिजिबल है कि नहीं। और इसके साथ साथ आप उतना रेफरेंस वगैरह पे काम ना करें, लेकिन रिसर्च क्वेश्चंस पे काम करें कि आप बताएं कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं इस रिसर्च से, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो ये जो प्रमुख चीज़ें होती हैं, उतना चैप्टराइजेशन इसमें काम नहीं करेगा जितना ये जो मैंने मुख्य टॉपिक्स बताए अभी आपको, जैसे कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्या केस स्टडी या क्या लिटरेचर रिव्यू आपने किया है, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या क्वेश्चंस है रिसर्च के, क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पर अगर आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे। दूसरा, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पक्षपात हो जाता है, क्या कुछ हो जाता है, क्या नेट वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं सिर्फ जेआरएफ को ले लेंगे, नेट वाले को नहीं लेंगे।
तो मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बार भी जो मेरा एडमिशन 2024 में हुआ था, उस टाइम जो रेट एग्जेम्प्टेड वाले मोड थे उसमें तो सारे JRF, उसमें तो ऑब्वियस है कि सिर्फ JRF वाले के इंटरव्यू होंगे जो 100% होते हैं, और जो नेट मोड वाले होते हैं उसमें जो रैंक 1 रैंक 2 थे वो लोग भी बस नेट क्वालिफाइड थे। उन्होंने बाद में यहाँ के JRF किया, उनके इंटरव्यूज़ भी मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। तो आप किस सब्जेक्ट से हैं, आप अपने सब्जेक्ट को कमेंट में बताइए, और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। अगर आप बार बार नेट वाले भी लूप में फंस जा रहे हैं और आपका JRF नहीं हो रहा है, तो भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आप अच्छे से फॉर्म भर लीजिए, बहुत कम टाइम है, दिसंबर तक में ये लोग सब कुछ, कॉल लेटर आपको जारी होगा, एक कॉल लेटर के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिए, ताकि बहुत स्पीड से काम होता है यहाँ पे। और जिस दिन आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, टेंटेटिव डेट्स तो आ ही चुके हैं, और करीब करीब 2 दिन आगे पीछे वही डेट होंगे ही। जनवरी में ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और आई थिंक मार्च और अप्रैल से आप यहाँ ज्वाइन भी कर लेंगे एज अ रिसर्च स्कॉलर। तो मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ वो लोग जो दिसंबर में नेट और JRF के लिए अपीयर होने वाले हैं, और जो बार बार नेट हो जा रहे थे या PhD वाली हो जा रहे थे, इसके साथ साथ प्रपोजल के साथ साथ वो अपने JRF पे भी वर्क कीजिए, क्योंकि रिसर्च बिना JRF के बहुत मुश्किल जर्नी है। बहुत नहीं लेकिन अच्छी खासी मुश्किल जर्नी है, ऑब्वियस है। अगर आपके साथ 5 लोग PhD कर रहे हैं, वो 5 लोग JRF हैं, और आप बस नेट हैं, आप तो पहले ही आपके मोरल गिर जाएगी। दूसरा, एक अच्छा अमाउंट मिलता है पर महीने, तो उससे क्या होता है कि आपकी मोटिवेशन भी बहुत हाई होती है, और रिकग्निशन मिलता है, इंटेलेक्चुअल रिकग्निशन मिलता है, एकेडमिक्स में रिकग्निशन मिलता है आगे चल के। तो आप JRF की भी प्रिपरेशन करिए। उसके लिए मैंने सारे वीडियोस बना के रखे हैं कि पेपर 1 में आप क्या कर सकते हैं, पेपर 2 में क्या कर सकते हैं। आगे भी कोई वीडियो आपको ज़रूरत होगी तो मैं वो भी बहुत जल्द बनाने वाला हूं। और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।